आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसे नॉन कोऑपरेट मूवमेंट भी कहा जाता है, यानी पूरी तरह से अंग्रेजों का सहयोग को छोड़ देना, अंग्रेजों के सहयोग को छोड़ देना। ये वो समय था जिसे कुछ लोग गांधीवादी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, यानी 1919 का समय, 1919 से 1947 का समय, जो कि गांधी के व्यक्तित्व को निखार के रख दे। ये वो समय था कि जब अंग्रेजी सत्ता तो हुकूमत में आ चुकी थी, अंग्रेजी सत्ता तो पूरी तरह से यहाँ अस्तित्व में आ चुकी थी कि हाँ, भारत में अब अंग्रेजी हुकूमत है पूरी तरह से। लेकिन इस हुकूमत को भगाने के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें वो लोग कितना सफल हुए और क्यों गांधी की जरूरत पड़ी, इस देश में गांधी की क्यों जरूरत पड़ी, या गांधी की विचारधारा जो थी, गांधी की विचारधारा और अन्य लोगों की विचारधारा से क्यों नहीं मैच करती थी, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते अपने वीडियो की ओर। वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, जिसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ों को हिला करके रख दिया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने कि जन राष्ट्रवाद को पूरी तरह से बढ़ावा दिया, यानी जन जन के मन में राष्ट्रवाद की भावना को कायम किया। आइए जानते हैं इनके पीछे का बैकग्राउंड, इसकी भूमिका क्या थी। तो कृषक जनजातियों और श्रमिकों के संघर्ष ने भारत की साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु अपने सारे महत्व के बावजूद यह वर्गीय संघर्ष अपने को मुक्त संघर्ष की मुख्य धारा के रूप में स्थापित नहीं कर सके। उनकी स्थिति सहयोगी धारा की ही रही। वह संघर्ष जो मुक्ति संघर्ष की मुख्य धारा के रूप में स्थापित हुआ, गांधी के नेतृत्व में चलने वाला संघर्ष था, और इसलिए अति रंजनापूर्ण ढंग से ही सही 1919 से 47 के राष्ट्रीय आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन कहकर पुकार लिया जाता है, क्योंकि इस दौर में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की मुख्य धारा पर गांधीवादी नेतृत्व का वर्चस्व रहा। इस राष्ट्रीय मुख्य धारा की विशेषता है उसका व्यापक जनाधार। अतः स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठता है कि इस राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो कारण जब बात आएगी तो ये कारण जानते हैं। तो राष्ट्रीय इतिहास लेखन में नया कैम्ब्रिज स्कूल इस अवधारणा को बल प्रदान करता है। भारत की जन राजनीति के उदय में 1919 के सुधारों की अहम भूमिका रही। उनका मानना है कि 1919 के सुधारों ने मताधिकार का विस्तार किया, अतः राजनीतिज्ञों के लिए मतदाता बने नए समूहों तक पहुंचना जरूरी हो गया। इस तरह कार्य करने के जनतांत्रिक शैली अपनाना तथा राजनीति को जन राजनीति का रूप देना समय की आवश्यकता बन गई। तर्कसम्मत होते हुए भी यह अवधारणा अत्यंत अपूर्ण है। अपनी इस टिप्पणी को स्पष्ट करते हुए सुमित सरकार जो कि एक महान इतिहासकार थे, लिखते हैं कि 1920 से 22 में जो प्रचंड साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, वह इतनी बड़ी संवृत्ति है कि मताधिकार में हुआ मामूली सा विस्तार उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, और वह भी ऐसा विस्तार जो कठिनाई से वयस्क जनसंख्या की 1 से 3% भाग को ही प्रभावित करता था। वास्तव में राष्ट्रीय संघर्ष को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में मुख्य कारक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के भारत के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव एवं परिणामों की भूमिका रही। इन परिणामों में ने सुमित सरकार के ही शब्दों में भारतीय एवं ब्रिटिश हितों के विभिन्न अंतर विरोधों को उजागर एवं तीव्र किया। युद्ध के दौरान 12 लाख भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए देश के बाहर भेजा गया। इनमें से 1 लाख सैनिक हताहत हुए। इस बड़ी सेना का संपूर्ण व्यय भारत को ही उठाना पड़ा, साथ ही अलग से ब्रिटिश शासन को भेंट में धन देना पड़ा। इस तरह कुल मिलाकर मार्च 1918 तक भारत ने 12 करोड़ 78 लाख पाउंड युद्ध पर खर्च किया। इसका नतीजा यह था कि भारत सरकार पर कर्ज के बोझ में जो 1914 में 411 करोड़ रुपए था, वृद्धि हुई तथा युद्ध के अंत तक वह लगभग 1.5 गुना हो गया। युद्ध काल में खाद्यान्न का अभाव हुआ तथा उसके मूल्य में तेजी के साथ बढ़े। इस वृद्धि से अंग्रेज व भारतीय व्यापारियों तथा जमींदारों को भले ही लाभ हुआ हो, किंतु साधारण भारतीय जनसमूह के कष्ट असामान्य रूप से बढ़ गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप पाट, कपास, तिलहन जैसे निर्यात मालों को पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो गया। साथ ही निर्यात के मूल्यों की तुलना में आयात के मूल्य में 2-3 गुना अधिक वृद्धि होने से किसान भी चौपट हो गया। युद्ध के दौरान और खासकर युद्ध के तुरंत बाद लाखों किसान बेदखल हो गए। एक तरफ भूमिहीन किसान और दूसरी तरफ खेती न करने वाले बड़े जमींदारों की संख्या बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, किंतु उद्योग धंधों के क्षेत्र में भारत थोड़ा लाभान्वित हुआ। देश के बाजार में विदेशी माल के आने में कमी होने के लाभ उठाकर भारतीय कल कारखानों, विशेषकर कपड़ा मिलों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया। इसका लाभ सीधे तौर पर ब्रिटिश व भारतीय इजारादार पूंजी को हुआ, जिसने अपने मुनाफे में कई गुना वृद्धि की, किंतु मजदूर व दस्तकार इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। युद्ध काल में तथा ठीक बाद दस्तकारी और लघु उद्योगों का विनाश हुआ। साथ ही
बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूरों की वास्तविक आय को कम कर दिया। युद्धोत्तर काल में सेना में होने वाली छंटनी ने बेरोजगारी की समस्या को भी जन्म दिया। इन परिस्थितियों ने व्यापक असंतोष को जन्म देकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन जागरण को जन्म दिया। उपयुक्त कारणों से उत्पन्न आर्थिक असंतोष ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु सुमित सरकार का मानना है, देखिए सुमित सरकार का नाम याद रखिएगा, सुमित सरकार प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे। तो सुमित सरकार का कथन है कि युद्ध के पश्चात आने वाले जन जागरण को केवल विशिष्ट आर्थिक कारकों से ही जोड़कर देखना गलत होगा। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो कुछ भारत में हो रहा था वो बहुत ही मोटे तौर पर एक विश्वव्यापी लहर का ही एक भाग था। अब प्रथम विश्व युद्ध के काल में तथा उसके ठीक बाद जो भारत में नई राजनीतिक चेतना आई तो वह विश्व राजनीतिक चेतना का एक हिस्सा थी। इस नई चेतना पर विचार करते समय इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूर देशों से स्वदेश लौटकर आने वाले सैनिक अपने साथ किसी न किसी रूप में नई विश्वव्यापी क्रांतिकारी मनोस्थिति ही लाए ही होंगे। क्रांतिकारी मनोस्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई, इस पर प्रकाश डालते हुए A.R. देसाई भी प्रथम महान इतिहासकार थे, प्रमुख इतिहासकार थे। लड़ाई के बाद जर्मनी, और A.R. देसाई बताते हैं कि लड़ाई के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में क्रांतियां हुई, जिसके फलस्वरूप होहेन-जोर्लन, हैब्सबर्ग तथा रोमानेव राजवंश राज्यच्युत हो गए। इन क्रांतियों का एशिया के लोगों के दिमाग पर काफी असर पड़ा। इसमें सर्वाधिक प्रभाव 1917 की रूसी क्रांति का पड़ा। रूस की क्रांति ने एक ओर तो भारतीय देशभक्तों को आकर्षित किया तथा दूसरी ओर साम्राज्यवादियों को भयभीत किया। दोनों ही रूपों में वह भारतीय मानव को आकर्षित करने तथा प्रभावित करने में सफल रहा। अब गांधीवादी नेतृत्व एक ओर तो वस्तुगत परिस्थितियों जन राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रही थी और दूसरी ओर वह नेतृत्व भी मंच पर अवतरित हो गया था जो इन परिस्थितियों का पूरा लाभ उठा सकता था। यह नेतृत्व था गांधी व उनके सहयोगियों का। 1915 तक गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था और वहीं 1919 के अंत तक वही गांधी राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्य धारा के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। गांधी का यह उदय एक चमत्कार से कम न था। यह चमत्कार क्यों कर संभव हो सका, यह अभी इतिहासकारों के लिए रहस्य तथा गहन शोध का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गांधी के यहाँ आने के दो कारण थे जिसके वजह से कि भारतीय जनमानस उनकी तरफ आकर्षित हुआ। एक तो पहला तो पढ़ाई करके लौटना, लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटना, और दूसरा कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी की थी, रंग भेद को कम कराया था, वहाँ से भगाया था, तो उसी का एक परिणाम था कि जो भारतीय जनमानस इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। सुमित सरकार ने इस चमत्कार की व्याख्या करते हुए गांधी के उदय में निम्न कारकों के योगदान को रेखांकित किया है। देखिए बताते हैं सुमित सरकार में दक्षिण अफ्रीका की कहानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक एक वकील व राजनीतिक के रूप में उनका अनुभव। सुमित के शब्दों में कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे जिन भारतीयों के संबंध में अभी तक भारत के विभिन्न भागों में स्थित अपने घरों में बने हुए थे, वे समस्त भारत में गांधी जी का नाम फैलाने में सहायक हुए। सत्य वह अहिंसा पर आधारित गांधीवादी पद्धति। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह थी कि यह नियंत्रित जन भागीदारी को भारत के सामाजिक रूप से निर्णायक वर्गों के हितों एवं भावनाओं से वस्तुनिष्ठ ढंग से जोड़ता था। अतः गांधीवादी पद्धति व्यापारी वर्गों को साथ ही कृषकों के अपेक्ष तथा समृद्ध अथवा स्थानीय प्रभु संपन्न भागों को भी स्वीकार। अब ऐसे दौर में जबकि जन असंतोष व्यापक रूप धारण कर रहा था तथा एक प्रभावी नेतृत्व उसे दिशा देने के लिए मंच पर आ गया था, साम्राज्यवादी शासन ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने उसके विरुद्ध संघर्ष करना अनिवार्य कर दिया। यह कदम थे खिलाफत के प्रश्न पर मुस्लिम विरोधी रुख, रॉलेट कानून पारित किया जाना तथा जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड। ठीक है, खिलाफत का प्रश्न तुर्की के सुल्तान से संबंध रखा था। तुर्की का सुल्तान संपूर्ण मुस्लिम जगत का धर्मगुरु खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध में उसने इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया। तुर्की के इस कार्य ने भारतीय मुस्लिम समुदाय को धर्म संकट में डाल दिया। राजभक्ति मांग करती थी कि वह अंग्रेजों का साथ दे, धर्म भक्ति का तकाजा था कि वह अंग्रेजों का विरोध करे। इस संकट से उन्हें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के इस आश्वासन ने उबारा कि खलीफा के रूप में तुर्की के सुल्तान की स्थिति का सम्मान किया जाएगा। सुल्तान की स्थिति किंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो तुर्की के साथ उसी तरह का व्यवहार हुआ जैसा अन्य पराजित राष्ट्रों के साथ। उसके साम्राज्य के मुस्लिम बहुल प्रदेश भी उससे छीन लिए गए। यह सरासर धोखा था। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय मुसलमानों में हुई। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन हुआ। अगले दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की तथा उन्होंने यह सुझाव दिया कि ब्रिटिश अन्याय का उत्तर असहयोग आंदोलन से दिया जाए। गांधी जी को पूर्ण विश्वास था कि सम्राट की सरकार ने खिलाफत के मामले में कपट, अनैतिकता और अन्यायपूर्ण काम किया है तथा उनकी यह मान्यता थी कि अगर मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं तो यह मेरा कर्तव्य है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत प्रतीत होता है तो मैं उनके संकट की इस घड़ी में अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद करूँ। रोलेट एक्ट दूसरा मुख्य कारण था कि जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध के काल में भारतीयों के मुक्ति संघर्ष के प्रयासों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बुरी तरह भयभीत कर दिया तथा
वह यह महसूस करने लगा था कि राष्ट्रवाद की चुनौती का सामना करने के लिए उसे दमनकारी कानूनों के हथियारों से लैस होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता रोलेट ने की 10 दिसंबर 1917 को नियुक्त की गई। अप्रैल 1918 में समिति ने रिपोर्ट दी, जिसे आधार बनाकर सरकार ने 2 विधेयक धारा सभा में प्रस्तुत किए तथा मार्च 1919 में वो कानून बन गए। इन कानूनों के निहितार्थ को शंकर नायर ने जो वायसराय की परिषद के सदस्य थे, इन शब्दों में व्यक्त किया कि इसका निष्कर्षतः यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मुक्तावस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है तथा अखबारों की आज़ादी शासकीय कार्यपालिका की मर्जी पर निर्भर है। इन विधेयकों का सभी क्षेत्रों में विरोध किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो एक तरह से भविष्यवाणी कर दी और वह पूरी तरह से सत्य निकली कि अगर यह विधेयक स्वीकार कर लिया तो आप देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक असंतोष और आंदोलन को ऐसी ज्वाला से भड़का देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जब भारतीयों का विरोध विधेयक को कानून बनने से नहीं रोक सका तो जिन्ना, मालवी और मजरूल हक ने धारा सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। समाचार पत्रों में इन कानूनों को भारी भूल, पैशाचिक, निर्लज प्रयास तथा दमन का चरम रूप कहकर पुकारा गया। गांधी की प्रतिक्रिया इन पर बहुत तीखी रही। इन कानूनों के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य आज शैतानियत का प्रतीक है। इस शैतानियत का सामना करने के लिए फरवरी 1919 में गांधी ने सत्याग्रह लीग की स्थापना की तथा उनके सुझाव पर लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर शपथ ली कि इसके कानून बन जाने पर उसके अंतर्गत प्रावधानों की तब तक सविनय अवज्ञा करते रहे जब तक कानून वापस न ले लिया जाए। साथ ही 30 मार्च का दिन हड़ताल के दिन निर्धारित किया गया। बाद में इस दिन को 6 अप्रैल कर दिया गया। दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को ही हुई। उस दिन की दिल्ली की हड़ताल तथा 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल अभूतपूर्व सफलता थी। दोनों ही दिनों पुलिस दमन का सामना जनता को करना पड़ा तथा कई देशभक्त शहीद हो गए। अब पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो रोलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का ही एक परिणाम पंजाब में अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। पंजाब में आर्थिक कारणों से भयंकर जन आक्रोश था। 6 अप्रैल की हड़ताल वहां इतनी शानदार सफलता थी कि इससे भयभीत होकर पंजाब सरकार ने भयंकर दमन करने का निर्णय लिया था। 10 अप्रैल को अमृतसर के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को कैद कर जिला बदर कर दिया गया। इसके विरोध में निकाले गए जुलूस पर अकारण गोली चलाकर अनेक लोगों की हत्या कर दी। उकसावे की इस कार्यवाही ने भीड़ को उग्र तथा हिंसक बना दिया। इसके बाद इस शहर फौजी कमान को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी व सरकारी दमन के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सभा का आयोजन किया गया। मशीन गनों से लैस जनरल डायर की फौजी टुकड़ी ने वहां पहुंचकर बाहर आने जाने की एकमात्र रास्ते पर मोर्चाबंदी की तथा निहत्ती जनता पर बिना चेतावनी अंधाधुंध गोली चालन आरंभ कर दिया गया। 10 मिनट तक गोली चली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 यानी 379 तथा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए तथा घायलों की संख्या बहुत अधिक थी। जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। पंजाब को दमन के अकल्पनीय दौर से गुजरना पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में पंजाब को कमेवे शत्रु देश मान लिया कि जिसे अभी विजित किया गया हो। वहां के निवासियों को उपयुक्त सजाएं देकर ऐसा सबक सिखाया गया कि ये सरकार को चुनौती देने तथा उसकी आलोचना करने के सभी इरादों से बाज आए। बता दें कि ये एक ऐसा नरसंहार कांड था जो कि अभी तक भुलाया नहीं जा सकता है। इसके लिए इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 100 सालों बाद माफ़ी मांगी, यानी 2019 में पिछले साल ही इसने माफ़ी मांगी थी 100 सालों बाद। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें एक कुआं था। कहा जाता है कि जब लोगों ने जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई लोगों पर तो कुछ तो मारे गए वहीं पर और कुछ उस डर से गोलियों से बचने के लिए उसी कुएं में कूद गए और एक के ऊपर एक कूदते गए और जो लोग गोलियों से बच गए वो दम घुटने से मर गए। पंजाब का संपर्क देश के अन्य भागों तथा विदेशों से काट दिया गया। महीनों बाद ही वहां पर ढाए जा रहे जुल्म की जानकारी भारत व विश्व की जनता को ही जन विरोध की तीव्र लहर ने सरकार को मामले की जांच करने के लिए कमेटी नियुक्त करने पर बाध्य किया, किंतु हंटर कमेटी ने सच्चाई सामने लाने के स्थान पर उस पर लिपापोती कर डायर का पक्ष पोषण किया। किंतु सारे सरकारी प्रयासों के बावजूद, जैसा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है कि जलियांवाला बाग ने देश में आग लगा दी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त खिताब को वापस कर दिया। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें पंजाब व खिलाफत के प्रश्न पर सरकार की कटु आलोचना करने वाले गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया कि इस कांग्रेस का यह भी मत है कि जब तक उक्त अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक भारतीय जनता के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि वह क्रमिक अहिंसक असहयोग की नीति का अनुमोदन करे और उसे अंगीकार करे। तो ये थी देखिए असहयोग आंदोलन की भूमिका, यानी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि हाँ रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट का विरोध किया, जलियांवाला बाग में विरोध किया गया, नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और उसी जलियांवाला बाग का दमन करने के लिए जनरल डायर ने वहां गोलियां चलाई, जिसके लिए एक असहयोग आंदोलन की प्राप्ति, असहयोग आंदोलन को जारी किया गया। गांधी जी ने जारी किया असहयोग आंदोलन, जिसका कि पूरे देश ने समर्थन किया। और इस असहयोग आंदोलन की कहानी अब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब
तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।